भारत था वो 3 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था। 3 प्रशासनिक इकाइयों में से मुख्य रूप से पहली इकाई थी ब्रिटिश प्रांत, जिसमें ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ करता था और इनकी जो संख्या थी उस समय वो थी 11। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश प्रांत थे कितने थे? 11 थे। दूसरा जो था वो था देसी रियासतें। देसी रियासतों से ही आपको कंफर्म हो गया होगा कि ऐसी रियासतें या फिर ऐसे राज्य जहां पर राजा लोग शासन किया करते थे। ठीक है, तो वो रियासतें हुआ करती थी राजाओं की, तो यहाँ पर राजा लोग शासन किया करते थे। लेकिन अगर बोला जाए कि मुख्य रूप से शासन किनका था, तो मुख्य रूप से शासन अंग्रेजों का ही था। ठीक है, मतलब राजा लोग तो शासन किया करते थे जनता के ऊपर, लेकिन राजाओं के ऊपर भी अंग्रेजों का शासन चलता था। और जो तीसरी प्रशासनिक इकाई थी वो थी फ्रांस और पुर्तगालियों का औपनिवेशिक क्षेत्र। तो ये 3 प्रशासनिक इकाइयां थी आज़ादी के समय भारत की। इसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें 2 अधिराज्यों के निर्माण की बात कही गई। पहला था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। ठीक है, ये जो 2 अधिराज्य बनने थे ये बनने थे ब्रिटिश सरकार के अधीन क्षेत्रों से, जिनकी संख्या मैंने आपको बताई थी कि ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 थी। तो इन्हीं से भारत और पाकिस्तान का निर्माण होना था। और जो बची हुई देसी रियासतें थी ना, उन देसी रियासतों को ये कहा गया या तो आप भारत के साथ शामिल हो जाइए, दूसरी बात कही गई या तो आप भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाइए, और अगर दोनों के साथ शामिल नहीं होना है तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें देसी रियासतों के लिए कही गई, क्योंकि आपको पता है कि हमको आज़ादी किससे मिलनी थी? अंग्रेजों से मिलनी थी। तो अंग्रेजों ने अपना क्षेत्र छोड़ा था जिनमें 2 भागों का विभाजन होना था, भारत और पाकिस्तान, ना कि देसी रियासतों का विभाजन होना था। तो देसी रियासतों के लिए 3 बातें कही गई थी, जो कि बाद में 549 जो रियासतें थी ये भारत में शामिल होने की घोषणा इन्होंने कर दी। 3 रियासतें बाद में और शामिल हुई थी, लेकिन ये पहले भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहती थी। पहली रियासत थी जूनागढ़, जो कि पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी। दूसरी थी हैदराबाद, ये भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी। और तीसरा जो रियासत था वो था जम्मू कश्मीर, जो कि स्वतंत्र रहना चाहता था। ठीक है, तो ये 3 रियासतें बाद में भारत में शामिल हो गई, लेकिन पहले ये शामिल नहीं होना चाहती थी। साथ ही 2 रियासतें और थी जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी 549 में से। एक था त्रावणकोर, जो कि केरल में पड़ता है, और दूसरा था भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है अभी वर्तमान में। तो ये भी भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। त्रावणकोर जो था वो स्वतंत्र रहना चाहता था, और भोपाल जो था ये पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता था। लेकिन बाद में यहाँ की जनता द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, तो इनको फिर बाद में भारत में विलय कर लिया गया। हालांकि इनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ी, लेकिन जो 3 थे, एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था कश्मीर, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये भारत में शामिल हुए। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी सूचना और दे देता हूँ। जो भारत में देसी रियासतों का विलय किया गया था उसके लिए बनाया गया था रियासती विभाग। इसकी स्थापना की गई थी जून 1947 में। इसके जो मंत्री थे आपको पता ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन जी। मैं आपको बता दूं कि देसी रियासतों का भारत में विलय करने का जितना योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, उतना ही ज़्यादा योगदान वीपी मेनन जी का भी था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने देसी रियासतों का भारत में विलय किया था। इसके लिए इनको क्या बोला जाता था? भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो बिस्मार्क था उसने जर्मनी का गठन किया था। ठीक उसी प्रकार भारत का गठन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिस कारण से भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एक और व्यक्ति थे जो कि इन दोनों लोगों का सहयोग कर रहे थे आंतरिक रूप से, वो थे माउंट बेटन जी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि माउंट बेटन जी पर्दे के पीछे से भारत का ही सहयोग कर रहे थे, ना कि पाकिस्तान का सहयोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और जान लीजिए कि देसी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए भारत ने 2 प्रकार के पत्र बनाए थे। एक था विलय पत्र, जिसमें सिग्नेचर करने के बाद सीधे जो रियासत थी वो भारत में शामिल हो जाती थी, और दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। मतलब जो बोलते थे कि अभी भारत में शामिल नहीं होना था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते थे कि आप इस एग्रीमेंट में साइन कर दीजिए, मतलब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में कर दीजिए। जैसे आप अंग्रेजों के साथ व्यवहार करते थे वैसे ही आप भारत के साथ भी करना।
मतलब जैसे अंग्रेज आपके ऊपर शासन करते थे और आप अपना काम करते रहते थे, ठीक है, वैसे ही भारत की जो सरकार है वो आपके ऊपर नियंत्रण रखेगी, जो भी चीज़ें अंग्रेज नियंत्रित करते थे बाकी आप काम करते रहना। तो दो प्रकार के एग्रीमेंट बनाए गए थे, एक था विलय पत्र, दूसरा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देशी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए एक सिद्धांत जाना जाता है, वो है गाजर व लाठी का सिद्धांत, जिसको पुरस्कार व छड़ी का सिद्धांत भी बोलते हैं। मतलब पहले प्रेम से बात करो, ठीक है, और अगर नहीं माने तो फिर ताकत का भी उपयोग करो, ठीक है। तो ये इनका सिद्धांत था देशी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने 549 प्लस 3 देशी रियासतों का भारत में विलय करवाया था, और जो 13 देशी रियासतें थी उनका पाकिस्तान में विलय हुआ था। कुल कितनी देशी रियासतें थी, तो अगर आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो 565 देशी रियासतें मिल जाएंगी, और कहीं कहीं आपको 562 लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर विकिपीडिया की बात करें और थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखेंगे तो 565 देशी रियासतें थी, जिनमें 552 रियासतें भारत के साथ शामिल हो गई थी और 13 रियासतें पाकिस्तान के साथ शामिल हो गई थी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग उन 3 देशी रियासतों की बात कर लेते हैं जिनको भारत में शामिल करने के लिए थोड़ी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जूनागढ़ रियासत की। तो जो जूनागढ़ रियासत थी वो अभी पड़ती है वर्तमान में गुजरात में, ठीक है। यहाँ का शासक था उस समय मोहम्मद महावत खान, जो कि एक मुस्लिम शासक था, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या थी उसमें लगभग 80% जनसंख्या हिंदू थी। तो शासक तो ये चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है, तो वहाँ पर वो जाना चाहता था। लेकिन जो यहाँ की जनसंख्या थी लगभग 80% हिंदू थी, तो वो चाहती थी कि जो जूनागढ़ रियासत है इसका विलय भारत के साथ हो जाए, ठीक है। तो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर सेना भेजी। जैसे ही सेना इस क्षेत्र के बॉर्डर तक आई तो यहाँ का जो शासक था मोहम्मद महावत खान, ये भाग के पाकिस्तान चला गया। बाद में यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, मतलब वोटिंग करवाई गई, तो भारत के पक्ष में वोटिंग हुई और बाद में जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को फरवरी 1948 में शामिल कर लिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ का एक दीवान था जिसका नाम था शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो जो था वो जुल्फिकार भुट्टो का पिता था, ठीक है। जुल्फिकार भुट्टो बाद में चल के पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी बना था। तो ये चीज़ आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हैदराबाद रियासत की। तो जो हैदराबाद रियासत थी इसका उस समय का जो शासक था उसका नाम था निजाम। निजाम एक मुस्लिम शासक था, तो वो चाहता था कि जो हैदराबाद रियासत है इसका मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए। लेकिन आपको पता है कि अगर हैदराबाद का अगर आप लोकेशन देखोगे तो भारत के बीच में आता है, और अगर कहीं ऐसा हो जाता कि पाकिस्तान भारत के बीच में होता तो अब तक तो पूरा भारत पाकिस्तान बन गया होता। किनारे है तब इतना ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहा है, बीच में होता तो क्या करता। तो इसी को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर एक पुलिस कार्यवाही की जिसका नाम रखा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम रखने के पीछे एक कारण था, उस समय विश्व में सबसे ज़्यादा अपोलो के जो मैदान थे वो थे कहाँ, हैदराबाद में, ठीक है। इस कारण से ऑपरेशन पोलो रखा गया। 4 दिन ये ऑपरेशन चला और यहाँ का जो निजाम था वो भाग गया पाकिस्तान, ठीक है। इसका जो प्राइवेट प्लेन था उससे भाग गया पाकिस्तान, और उस्मान अली खान जो कि उस समय यहाँ का गवर्नर था उसने ऑपरेशन पोलो के चलते यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद भारत में शामिल हो गया, ठीक है। कब शामिल हुआ, तो हुआ था 18 सितंबर 1948 को। तो ये थी हैदराबाद की भारत में शामिल होने के पीछे की कहानी। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जो जम्मू कश्मीर था, यहाँ पर आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के जो शासक थे महाराजा हरि सिंह थे, जो कि डोगरा वंश के थे। यहाँ पर डोगरा वंश काफ़ी ज़्यादा समय से शासन कर रहा था। तो ये चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर है ये स्वतंत्र रहे, ठीक है, ना भारत के साथ इसका विलय हो और ना ही ये पाकिस्तान के साथ जाए। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आज़ादी मिली 24 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कवालियों ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। जैसे ही आक्रमण की सूचना यहाँ के राजा हरि सिंह को मिली, उन्होंने अपने मंत्री शेख अब्दुल्ला को भारत भेजा सहायता के लिए, ठीक है। जैसे ही सहायता के लिए उन्होंने अपने मंत्री को भारत भेजा, दिल्ली भेजा, ठीक है, बात करने के लिए। तो यहाँ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा कि हम एक ही शर्त में आपकी मदद कर सकते हैं। वो शर्त ये है कि आपको भारत के साथ शामिल होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी
कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान बनाना पड़ेगा। आपको पता ही है, बाद में धारा 370 जो थी उसको समाप्त कर दिया, उसी के संदर्भ में थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मान गए। उन्होंने सोचा कि अभी तक कुछ नहीं मिल रहा था, उससे अच्छा कुछ मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें करना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में भारतीय सेना को भेजा यहाँ पर, और धीरे धीरे कबालिये पीछे हटते चले गए। तो क्या हुआ कि जैसे ये कबालिये पीछे हटते चले गए, उसी बीच 1 जनवरी 1948 को ये जो मामला था ये यूएनओ पहुंच गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पहुंच गया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ही लेके गए थे, और जब ये मामला वहां पर पहुंच गया तो 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर घोषित कर दिया गया, एलओसी घोषित कर दिया गया, और बोला गया कि जो सेना जहां पर है वो सेना वहीं पर रहे। ठीक है, ये चीज़ बोली गई। ये कारण यही था कि इसको यूएनओ पहुंचा दिया गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय सेना इनको खदेड़ के पाकिस्तान पहुंचा देती, और जो एलओसी वाला क्षेत्र है वो अभी पूरी तरह से भारत के कब्जे में होता। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर कब किया, तो वो किया था 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर की सहायता की, और जो कबालिये थे उनको पीछे खदेड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो 3 महत्वपूर्ण रियासतें थी जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जूनागढ़ का जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय किया गया, हैदराबाद का पुलिस कार्यवाही करके यहाँ पर भारत में विलय किया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के जरिए भारत में शामिल किया गया। तो इनके बारे में भी आप ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भारत में देशी रियासतों का विलय किया गया उनके बारे में आपको जानकारी पता चल गई है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में राज्यों का निर्माण किस प्रकार किया गया। ठीक है, तो बात करते हैं वर्ष 1950 के समय की। आपको पता है कि 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया, तथा ये कह सकते हैं आप कि संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को, जिनकी संख्या उस समय थी 29, 4 भागों में विभाजित किया गया था। वो भाग थे का, खा, गा और घा। ठीक है, भाग का में आता था गवर्नर वाले शासन का जो क्षेत्र था वो, मतलब जो ब्रिटिश कालीन गवर्नर थे वो वाले क्षेत्र। भाग खा में आता था 9 राज्यों का विधानमंडल प्लस देशी रियासतों का शाही शासन। भाग गा में आता था ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन, और भाग घा में आता था केंद्रीकृत शासन, जिसकी संख्या उस समय केवल एक ही थी, जो कि अंडमान निकोबार था। केंद्रीकृत शासन से आप ऐसे अर्थ निकाल सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जैसा शासन। ठीक है, तो उस समय एक ही था जो था अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से भारतीय राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। भारतीय राज्यों का प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन करने के उपरांत ये देखा गया कि जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है। मतलब जो भाग का, खा, गा, घा में राज्यों का विभाजन किया गया है, उसके बाद भी जो शासन व्यवस्था है सही से नहीं चल रही है, जिस कारण से लोगों में जनाक्रोश देखने को मिला, खासकर जो दक्षिण भारत के लोग थे उन पर। तो दक्षिण भारत के जो लोग थे उन्होंने फिर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की। जैसे कि जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, ठीक है, वो अलग राज्यों की मांग करने लगे। मगही भाषी वाले, कन्नड़ भाषी वाले, ये सब अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था धर आयोग। धर आयोग का गठन किया गया था जून 1948 में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर सही है या फिर गलत, ये चीज़ का पता लगाना। ठीक है, तो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में, और रिपोर्ट में कहा था कि राज्यों का जो गठन है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। ठीक है, यह जानकर जो दक्षिण भारत के जो लोग थे इनमें और ज़्यादा असंतोष व्याप्त हुआ, और ज़्यादा आंदोलन करने लगे। इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक बार फिर से एक आयोग का गठन किया। ठीक है, उसका नाम था JVP समिति, यानी J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये समिति फिर से गठित की गई। इसका भी उद्देश्य सेम ही था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या फिर गलत। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी, और इस समिति ने भी यही कहा औपचारिक रूप से कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। जैसे ही इस रिपोर्ट के बारे में दक्षिण भारत के लोगों को पता चला तो काफ़ी ज़्यादा आंदोलन सामने आने लगे। ठीक है, दक्षिण भारत के एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, तेलुगु भाषी क्षेत्र के थे। इन्होंने आमरण अनशन किया।
58 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को, ठीक है। जिस कारण से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन शुरू किया और ज़्यादा विरोध होने लगा सरकार का। इन सब घटनाओं को देखते हुए 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया, जो कि तेलुगु भाषी क्षेत्र को इकट्ठा करके बनाया गया था, ठीक है। कहीं कहीं आपको इनकी जो मृत्यु की डेट है वो मिल जाएगी आपको 56 दिन, लेकिन सही जवाब 58 दिन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे ही इस घटना के बाद भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, उसके बाद जो और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया मगही भाषी हो गए, ठीक है, कन्नड़ भाषी हो गए, मलयालम भाषी हो गए, इन सब ने भी विरोध करना शुरू कर दिया और सब ने मांग की कि यहाँ पर एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए भाषाई आधार पर। इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर से भारत सरकार ने एक और समिति का गठन किया, जिसका नाम था फजल अली आयोग। इसका गठन किया गया था दिसंबर 1953 में। यह 3 सदस्यीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे, नाम था हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 30 दिसंबर 1955 में और इस आयोग ने यह सलाह दिया था कि राज्यों का जो वर्गीकरण है उसको समाप्त कर दिया जाए और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। और इसने ये बोला था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए, किंतु इस समिति के सलाह के बाद थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसकी बात मान ली गई तथा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये जो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, ये किया गया था संविधान संशोधन 7 के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन जो है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, तो संविधान संशोधन 7 के अंतर्गत। इससे पहले मैंने संविधान संशोधन को याद करने की वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, आप उसके जरिए वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। वो 14 राज्य कौन से थे, तो आंध्र प्रदेश था, बिहार प्रांत, बम्बई प्रेसिडेंसी, उड़ीसा प्रांत, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, असम और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये 14 राज्य थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। बाद में कुछ आगे चल के राज्य बन गए थे, लेकिन ये उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है। इसके बाद हम लोग याद करेंगे कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई, लेकिन ये जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको बाद में याद करेंगे। इसके बाद जो नए राज्य बने उनको हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले वही आते हैं, पहले उनको देखेंगे। क्योंकि ये केंद्र शासित जो प्रदेश है बाद में राज्य भी बन गए हैं, तो वो पूछा जाता है कि राज्य कब बने, ना कि ये पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश कब बने। तो सबसे पहले हम लोग आगे वालों की बात करेंगे, बाद में इनको भी याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 15वें राज्य गुजरात की। आपको पता है 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश निकल के आए और 15वां राज्य जो बना वो गुजरात बना। ये बना 1 मई 1960 को और ये 14 में से एक था बम्बई प्रेसिडेंसी, उसी से अलग होकर बनाया गया, ठीक है। जो गुजरात है किससे बनाया गया था, बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब गुजरात को अलग कर लिया गया तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी का बचा हुआ क्षेत्र था उसको महाराष्ट्र नाम देकर 1 मई 1960 को ही उसकी भी स्थापना कर दी गई। लेकिन राज्यों के क्रम में इसका स्थान नहीं आता क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी का ये भाग था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का 15वां राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब हुई, तो 1 मई 1960 को हुई। तो याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, गुजरात में रात और महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ है महारात। दोनों में रात शब्द आपको मिल जाएगा और रात से मिलता जुलता शब्द है 60। रात 60, रात 60 अगर आप 2 से 3 बार बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि भारत के 15वें राज्य गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई, 1 मई 1960 को, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि बम्बई प्रेसिडेंसी का जो बचा हुआ क्षेत्र था गुजरात से अलग होने के बाद, उसी को महाराष्ट्र नाम दे दिया गया था 1 मई 1960 को,
ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दादर नगर हवेली की। जो दादर नगर हवेली है इसको 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1961 में दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना वर्ष को याद नहीं करेंगे, क्योंकि उसको याद करने की मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है। ठीक है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर देखिए हवेली शब्द लिखा हुआ है और हवेली को लोग एक टक देखते हैं, तो एक टक फॉर 61। ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोवा प्लस दमन द्वीप की। दोनों के दोनों 1961 में 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 6 थे, एक दादर नगर हवेली हो गया 7, और 7 के बाद 2 ये, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, 1961 में। तो केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग याद नहीं करेंगे, उसके लिए आप दूसरी वीडियो देख लेना, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। ठीक है। तो इसके बाद भारत का अगला राज्य बनता है 16वां राज्य के रूप में नागालैंड, जिसकी स्थापना होती है 1963 में, और ये 13वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बना। तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं कि 13वें संविधान संशोधन का वर्ष, ठीक है, 1963 है। तो नागालैंड में नाग शब्द लिखा हुआ है, नाग अगर किसी को डस लेता है तो जाहिर सी बात है क्षति होती है। क्षति में 6 और 3 मतलब 63। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नागालैंड की स्थापना कब हुई, 1963 में। और आपको पता है कि नागालैंड को 13वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो 13वां संविधान संशोधन कब किया गया, जब नागालैंड की स्थापना हुई, यानी 1963 में। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भारत के 16 राज्य हो गए थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक और केंद्र शासित प्रदेश की, जो कि है पुदुचेरी, और इसकी भी स्थापना 1963 में की गई थी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। वो किया गया था 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो है। ठीक है। तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि पुदुचेरी जो है 1963 में इसको स्थापित किया गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है, 9 + 1 10। ठीक है। मतलब 16 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर थे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 17वें राज्य हरियाणा की। इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। हरियाणा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो 14 में से एक था पंजाब प्रांत, वहां पर सिखों ने पृथक गृह राज्य की मांग की। अकाली दल के एक नेता थे, उनका नाम था मास्टर तारा सिंह। उन्हीं के नेतृत्व में पंजाब में एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसके कारण सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम था शाह आयोग। शाह आयोग ने 1966 में सिफारिश की कि जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य हरियाणा राज्य बना दिया जाए, जो पंजाबी भाषा बोलते हैं उनके लिए पंजाब राज्य, और जो बचे हुए क्षेत्र इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र जो थे पंजाब प्रांत के, वो हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। आपको पता है हिमाचल प्रदेश 6 केंद्र शासित प्रदेशों में था स्टार्टिंग में, तो हिमाचल प्रदेश को जो पहाड़ी क्षेत्र बचा था वो दे दिया गया था, और बचे हुए एरिया में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था जिसका नाम था चंडीगढ़। तो यहाँ से हमको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो हरियाणा राज्य मिलता है और दूसरा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश मिलता है। पंजाब प्रांत पहले से था, तो वहाँ पर केवल पंजाबी भाषा बोलने वाले जो क्षेत्र थे उसको पंजाब नाम दे दिया गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र था वो किसको दे दिया गया था, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। इसके संदर्भ में एक संशोधन किया गया था जो था संविधान संशोधन 18। इसी के अंतर्गत ये सब कार्य किए गए थे, तभी भारत को 17वां राज्य मिला था। और एक और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 10 थे, एक और हो गया, मतलब 11 केंद्र शासित प्रदेश इस समय हो गए थे। ठीक है। तो ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी कि पंजाब प्रांत का पुनर्गठन किया गया था 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। उसी से हिंदी भाषा बोलने वाले जो क्षेत्र था उसको हरियाणा नाम दे दिया गया, और जो पंजाबी भाषा बोलते थे पंजाब हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया जो कि पहले से केंद्र शासित प्रदेश था, और बचा हुआ क्षेत्र चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पंजाब की स्थापना कब हुई, तो सही जवाब होगा 1 नवंबर 1966। ठीक है। यह 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जब पंजाबी भाषा वाला
क्षेत्र था उसको पंजाब नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा और पंजाब की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1966 को हुई, जबकि इसको राज्यों के क्रम में स्थान नहीं दिया गया। कैसे नहीं दिया गया? क्योंकि यह पंजाब प्रांत का ही क्षेत्र था। जैसे मैंने आपको बताया था कि बम्बई प्रेसिडेंसी से जो गुजरात अलग हुआ, अलग होने के कारण उसको राज्यों के क्रम में स्थान तो दे दिया गया कि यह 15वां राज्य है, लेकिन वहीं पे महाराष्ट्र बना था बम्बई प्रेसिडेंसी से, तो उसको राज्यों के क्रम में स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन स्थापना वर्ष क्या थी उसकी भी गुजरात की जैसे ही 1 मई 1960 थी। ठीक उसी प्रकार इसका भी है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब की स्थापना हुई। तो याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर पंजाबी लोग रहते हैं, है ना, आपको पता ही है। और पंजाबी लोगों को छाछ बहुत पसंद होता है, तो छाछ में आपको 2 6 मिल जाएंगे, 6 6, तो छाछ फॉर 6 6 मतलब 66 अर्थात 1966। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पंजाब और हरियाणा की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। और 1 नवंबर 1966 को ही चंडीगढ़ भी हमको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यानी 11वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिल गया था। ठीक है, तो चाहें तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो वह है भारत का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश, जिसकी स्थापना हुई 1971 में। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 6 केंद्र शासित प्रदेश जो कि स्टार्टिंग वाले थे, वहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश था शामिल था। बाद में जो पंजाब प्रांत था उसका पहाड़ी क्षेत्र भी हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया था, उस समय भी केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अब 1971 में जाके हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया है? 25 जनवरी 1971 को। तो बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। हिमाचल में शब्द लिखा हुआ है माचल, यानी माँ का आंचल, और 71 में शब्द लिखा हुआ है खत्तर, मतलब खतरे की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जो माँ है अपने आंचल में बच्चों को छिपा के रखती है, जिससे बच्चों को कोई भी खतरा ना हो। या फिर दूसरा तरीका है कि बच्चे अपने माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, माँ के आंचल में, क्योंकि वहाँ पर खतरा नहीं होता। खतरा फॉर खतरा मतलब 1971। तो आप ऐसे याद रखिएगा, भारत के 18वें राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1971 में। और यहीं से एक केंद्र शासित प्रदेश की संख्या घट गई, क्योंकि पहले केंद्र शासित प्रदेश था तो 11 - 1 बराबर 10, तो यहाँ पर 10 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। और राज्यों की संख्या कितनी हुई थी? तो वो हुई थी 18। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की, जिनको 27वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1971 में ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, दोनों के दोनों को 27वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1971 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था। लेकिन बाद में जाके इनको राज्य बना दिया गया। इस कारण से ये डेट नहीं पूछी जाती है। जब राज्य बनाया गया तो राज्यों की स्थापना दिवस या फिर स्थापना वर्ष पूछा जाता है, तो वहाँ पर हम लोग याद करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर समझिए कि फिर से 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए, तो 10 + 2 बराबर 12। यहाँ पर 12 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे और 18 राज्य हो गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 19वें राज्य की। जो भारत का 19वां राज्य है वो है मणिपुर, जिसकी स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 को। साथ ही साथ त्रिपुरा की स्थापना 20वें राज्य के रूप में भी, और मेघालय की स्थापना 21वें राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 को ही की गई थी। तो इनके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनके स्थापना वर्ष को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो मणिपुर और त्रिपुरा है, जिनको यहाँ पर 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया है, ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में से 6 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में से 2 थे। ठीक है, ये 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल थे। अब इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर 19वें राज्य और 20वें राज्य के रूप में मणिपुर और त्रिपुरा कब आए? केंद्र शासित प्रदेशों से निकलकर 1972 में। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि इससे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो वो थी कितनी? 12, और 12 में 1 कम हुआ मणिपुर तो 11 हो गए, और 11 में 1 कम हुआ त्रिपुरा तो 10 हो गए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। और जो मेघालय है, इसके बारे में ये याद रखिएगा कि मेघालय के संदर्भ में 22वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 22वां संविधान संशोधन जो है मेघालय के लिए किया गया था, लेकिन ये संविधान संशोधन किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में, जब इसको असम से अलग करके एक अधिराज्य या फिर ऐसा कहिए कि स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया था।
लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? 1972 में 21वें राज्य के रूप में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 22वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो वो किया गया था 1969 में। और बहुत सारे लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद रहता है राज्यों का स्थापना वर्ष, जो कि मेघालय की स्थापना वर्ष है 1972, तो उनको यही लगता है कि 22वां संविधान संशोधन भी 1972 में हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। 22वां संविधान संशोधन हुआ था 1969 में, जिसमें मेघालय को असम से अलग करके एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है 1972 में। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग तीनों की स्थापना वर्ष को याद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मणिपुर में मणि शब्द लिखा हुआ है, मणि को कर लेते हैं, मणि यानी पैसा वाले मणि की बात, ठीक है। और त्रिपुरा में शब्द लिखा हुआ है तीरपुरा, मतलब तीर की बात। और मेघालय में शब्द लिखा हुआ घालय, याद करने के लिए कर लेते हैं घायल। तो ऐसा समझिए कि तीरपुरा किसी भी व्यक्ति के लग गया तो जाहिर सी बात है घायल हो जाएगा, और घायल हो जाएगा तो उसको इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी खर्च होगी। लेकिन आपको पता है कि मनी खर्च होने के बाद वो क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। घायल तो है तीर लगने से, लेकिन क्या हो जाएगा? मनी अगर खर्च करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर फॉर 72। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मणिपुर 19वें राज्य के रूप में, त्रिपुरा 20वें राज्य के रूप में और मेघालय 21वें राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया? 1972 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 22वें राज्य की, जो कि है सिक्किम, और इसकी स्थापना हुई 1975 में 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1975 में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि इससे पहले 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1974 में संबद्ध राज्य के रूप में इसको बनाया गया था। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत। तो इसको याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिक्किम में सिक्का शब्द लिखा हुआ है ना, सिक्किम सिक्का। तो आपको पता है सिक्का जमाने के लिए क्या करना पड़ता है? लोगों को पीछे करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को अपना सिक्का जमाना है तो जाहिर सी बात है दूसरे व्यक्तियों को पीछे करना पड़ेगा। तो पीछे फॉर 75 यानी 1975। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिक्किम की स्थापना कब हुई? 1975 में, ठीक है। 16 मई 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। आप केवल डेट याद रखिएगा, बाकी आपके सामने ऑप्शन होगा तो आप क्लियर कर लोगे। इससे पहले हम लोग आगे के राज्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करें। अभी तक हम लोगों ने कितने संविधान संशोधन के वर्ष याद कर लिए हैं, साथ ही साथ उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो वो कब किया गया था? 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1956 में। तो ये वर्ष आपको याद हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको बताया था दादर नगर हवेली के बारे में कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसको कब दिया गया? 1961 में। और आपको पता है कि 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले ही याद करवा दी कि किस राज्य को या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में शामिल किया गया है। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो पहले वो देख लीजिएगा, तभी आपको वर्ष याद होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हवेली को लोग एक टक देखते हैं, तो एक टक फॉर 61। तो आपको ऐसे याद हो गया कि 10वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया था। तो 2 संविधान संशोधन हो गए। उसके बाद नागालैंड की बात हम लोगों ने की थी कि नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुई है? तो 13वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो आपको ये भी पता चलेगा कि 13वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1963 में, जब नागालैंड की स्थापना हुई, ठीक है। इसके बाद था पंजाब का पुनर्गठन किया गया था कब? 1966 में। मैंने आपको बता ही दिया कि पंजाब की स्थापना और हरियाणा की स्थापना, वहाँ से आपको 1966 याद हो गया है। और जो पंजाब का पुनर्गठन किया गया था कब किया गया था? 1966 में ही। तो ये चीज़ मैंने आपको ट्रिक से याद करवाई थी कि जॉब के लिए कितनी उम्र चाहिए? मिनिमम 18 साल, ठीक है। 18 साल का होना चाहिए। 18 फॉर 18 अंक याद हो गया था, और जॉब फॉर पंजाब। तो वहाँ से हम लोगों ने इस तरीके से याद किया था। तो आपको ये भी याद हो गया कि 18वें संविधान संशोधन जो है वो कब किए गए थे? वो किया गया था 1966 में। तो यहाँ तक हम लोगों ने 4 संविधान संशोधन के वर्ष को याद किया। उसके बाद मेघालय के बारे में मैंने आपको बताया कि मेघालय को 1969 में 22वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया था, और 72 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी, फैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। उसके बाद सिक्किम को हम लोगों ने याद किया कि 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1975 में, क्योंकि सिक्किम की स्थापना वर्ष आपको याद हो गया है कि सिक्का जमाने के लोगों को
पीछे करना पड़ता है। तो इस तरीके से 36वें संविधान संशोधन का वर्ष भी आपको याद हो चुका है कि 1975 में किया गया था। तो ये 6 अभी तक याद हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो जो मिजोरम है इसको 23वें राज्य के रूप में 1987 यानी 20 फरवरी 1987 को 53वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसके बाद 24वां राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसको भी 20 फरवरी 1987 को 55वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और एक है गोवा जो कि 25वें राज्य के रूप में 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया। यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये तीनों के तीनों पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। जो गोवा था उसको मैंने आपको बताया था कि गोवा और दमन द्वीप को 1961 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ से जो गोवा था केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन बाद में ये आकर 1987 में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हो गया, ठीक है। और जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश थे तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि 27वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1971 में इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। वहाँ पर हम लोगों ने डेट याद नहीं की थी क्योंकि डेट एग्जाम में 1987 पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पर राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये तीनों के तीनों पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में ये राज्य बने। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो 53वां और 55वां संविधान संशोधन है ये 1986 में किए गए थे, लेकिन लागू हुए कब? 1987 में, जब 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से 3 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी घट जाएगी। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी तक कितनी थी? 10, कम हो गई 3 तो हो गई 7, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और यहाँ पर वर्ष याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर मिजोरम में शब्द लिखा हुआ है रम, रम को याद करने के लिए कर लेते हैं राम। अरुणाचल प्रदेश में शब्द लिखा हुआ है अरुणाचल, मतलब चलने की बात हो रही है। और गोवा में शब्द लिखा हुआ है गोवन। तो आपको पता है कि राम भगवान वन गए थे, वो भी पैदल चल के गए थे, है ना। राम भगवान वन गए थे, चल के गए थे। और किसके साथ गए थे? तो सीता के साथ गए थे। सीता फॉर सीतासी मतलब 1987। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की स्थापना कब की गई है? 1987 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1987 और गोवा की 30 फरवरी 1987, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक याद रखिएगा कि 53वां और 55वां संविधान संशोधन 1986 में किया गया था, जबकि राज्य का दर्जा कब दिया गया इनको? 20 फरवरी 1987 को। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जिससे कि आपको संविधान संशोधन की वर्ष भी याद होते चलेंगे। या फिर ऐसे याद रखिए कि 86 की जगह इनको 86-87 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 86 में ये संविधान संशोधन हुआ और 87 में लागू हुआ। तो 86-87 कर लीजिए, और आगे वाला जो 87 है ही 56वां संविधान संशोधन, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ 3 और संविधान संशोधन के वर्ष आपको याद हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ की, जिसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके हुई, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। साथ ही उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर सन 2000 को आया। और एक और है झारखंड, जो कि बिहार से अलग होकर 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं आपको स्थापना वर्ष याद करवा दूंगा। आपको पता है कि जब से 2000 के नोट मार्केट में आए हैं, तो आपने देखा होगा जैसे स्टार्टिंग में 2000 के नोट मार्केट में आए थे तो नोटबंदी हुई थी। तो पुराने जो नोट थे, जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से पैसे कमाए हुए थे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि नोट जो है वो बोरियों में भर के क्या करते थे, झाड़ियों के पीछे फेंक आते थे, या फिर छत के ऊपर रख लेते थे, कहीं भी समझिए कबाड़ के रूप में रख लेते थे, या फिर आग लगा देते थे। तो कुल मिलाकर जो नोट थे उनको क्षति पहुंचाने का काम करते थे, क्षति फॉर छत्तीसगढ़, या फिर ऐसा समझिए कि छत में रख लेते थे, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको छत्तीसगढ़ याद आ जाएगा। या फिर झाड़ियों के पीछे फेंक आते थे जंगलों में, तो झाड़ी फॉर झारखंड याद आ जाएगा। और उत्तराखंड में आपको शब्द मिल जाएगा उतरना, मतलब 2000 के नोट मार्केट में उतरे थे तब ये सब हो रहा था। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा उतरना फॉर उत्तराखंड। और 2000 तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना कब हुई है? सन 2000 में, ठीक है। दूसरा भी तरीका है, छत्तीसगढ़ में क्षति शब्द लिखा हुआ है, क्षति मतलब नुकसान। और जब नुकसान हो जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं बचता, मतलब सब शून्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2000 के पीछे बहुत सारे शून्य लिखे हुए हैं ना, मतलब 3 शून्य लिखे हैं सबसे ज़्यादा। तो ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। उत्तराखंड में शब्द लिखा हुआ है उत्तराखंड, मतलब तारे की बात हो रही है, स्टार की बात। स्टार भी कैसे दिखते हैं? टिमटिमाते हुए गोल गोल, जैसे जीरो दिख रहा है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ भी जीरो लिखे हुए हैं बहुत सारे। और झारखंड में झरना शब्द, और झरना में पानी होता है, पानी की जो बूंदें होती हैं गोल गोल दिखती हैं जीरो जैसे, तो ऐसे भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 29वें राज्य की, जो कि बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना।
इसकी स्थापना हुई थी 2 जून सन 2014 को। तो यहाँ पर देखिए तेलंगाना में तेल शब्द लिखा हुआ है और 14 में शब्द लिखा हुआ है 14। 14 से याद आ जाएगा फॉर्च्यून। फॉर्च्यून ऑयल के बारे में आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। फॉर्च्यून फॉर 14 और ऑयल, फॉर्च्यून ऑयल है, ऑयल फॉर तेल, तेल मतलब तेलंगाना। तो याद रखिएगा तेलंगाना की स्थापना कब हुई है? सन 2014 में। ठीक है, तो यहाँ पर 2014 तक भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे। इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई। कब? 5 अगस्त सन 2019 को ये घोषित किया गया कि जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा और राज्य ना रहकर अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो प्रभावी हुआ था तो कब से हुआ था? तो 31 अक्टूबर सन 2019 से 2 केंद्र शासित प्रदेश और मिल गए थे भारत को और एक राज्य कम हो गया था। मतलब 28 राज्य हो गए थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। उसके बाद भी पीछे नहीं रहे। उसके बाद क्या हुआ कि दादरा नगर हवेली और जो दमन दीप था उन दोनों को 26 जनवरी सन 2020 को एक कर दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश थे दोनों के दोनों, तो इनकी संख्या भी एक घट गई क्योंकि 2 से 1 हो गए, तो एक और घट गई, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए जो कि अभी वर्तमान में हैं। तो ये चीज़ें थी, तो इन चीज़ों को हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब हम लोग याद करेंगे उन 14 राज्यों को जो कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी कि उनकी स्थापना वर्ष को बाद में याद करेंगे। उससे पहले हम लोग एक टॉपिक को और यहाँ पर देखने वाले हैं, फिर बाद में हम लोग स्थापना वर्ष को याद करेंगे। वो टॉपिक है नामों में परिवर्तन का। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि पांडिचेरी को पुदुचेरी कब से कहा जाने लगा, या फिर उत्तरांचल को उत्तराखंड कब से कहा जाने लगा, मैसूर को कर्नाटक, मद्रास को तमिलनाडु, ये सब भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो संयुक्त प्रांत था पहले यूनाइटेड प्रोविंस, उसको 1950 से यूपी कहा जाने लगा, मतलब उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। ठीक है, मतलब संयुक्त जो प्रांत था उसका नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 1950 में। जो मद्रास था इसका नाम बदल के 1968 से तमिलनाडु कहा जाने लगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि प्रस्ताव को मंजूरी 1968 में दी गई थी, लेकिन 1969 से ये प्रभावी हुआ था। तो ये चीज़ भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और जो मैसूर था, मैसूर को कर्नाटक कहा जाने लगा 1973 से, मतलब मैसूर का नाम कर्नाटक कब पड़ा? 1973 में। साथ ही लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह जो था इसका भी नाम बदल के 1973 में लक्षद्वीप कर दिया गया था। उत्तरांचल का 2006 में नाम बदलकर उत्तराखंड, पांडिचेरी का 2006 में नाम बदलकर पुदुचेरी और उड़ीसा का 2011 में नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। और उड़ीसा वाला जो है इसको 96 संविधान संशोधन के अंतर्गत बदला गया था। और एक और है जो है पूर्वी पंजाब। आपको पता है जब बंटवारा हुआ था तो पंजाब के 2 हिस्से हो गए थे, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान चला गया था, पूर्वी पंजाब भारत में रह गया था। तो वही जो पूर्वी पंजाब था उसका नाम बदलकर पंजाब 1950 से कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बुक में इकट्ठा कहीं भी नहीं मिलने वाला है और ये एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी पॉइंट को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उन 14 राज्यों की स्थापना वर्ष की बात करते हैं जिनको हम लोगों ने शुरू में छोड़ दिया था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल के संदर्भ में आप याद रखिएगा कि केरल ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रांत का भाग था। स्वतंत्र भारत में जब छोटी छोटी रियासतों का विलय हो रहा था तब उस समय त्रावणकोर और कोचीन रियासतों को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन राज्य बना दिया गया था। लेकिन जो मालाबार था उस समय मद्रास प्रांत के ही अधीन रह गया था। बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब आया उसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन राज्य और मालाबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केरल में करेला शब्द लिखा हुआ है। करेला जो होता है कड़वा होता है, तो जो बच्चे होते हैं जब करेले की सब्जी बनती है तो वो छिप जाते हैं, खाते नहीं हैं। तो छिपना फॉर छिप्पन यानी 1956। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केरल की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो जो मध्य प्रदेश है इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। तो मध्य प्रदेश को शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। एमपी को याद करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी एमएलए अर्थात नेता विधायक की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि नेता विधायक जब चुनाव का टाइम आता है तब तो दिखते हैं, बाद में जब जनता की सेवा का टाइम आता है तो छिप जाते हैं, है ना। तो छिपना फॉर 56 यानी 1956। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की स्थापना भी कब हुई है? 1956 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है आंध्र प्रदेश। तो आपको पता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई है। वैसे अगर आपको याद नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश
प्रदेश में आधा प्रदेश शब्द लिखा हुआ है ना, और 53 में तोरपन यानी तोड़ने की बात, तो जाहिर सी बात है आधा करना है तो तोड़ना पड़ेगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को, जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ था 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, तो 53 ऑप्शन में नहीं होता, सही जवाब क्या होगा, 1 नवंबर 1956 होगा। वैसे ज़्यादातर 53 होने की संभावना रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला हमारे सामने है राजस्थान। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। ठीक है, तो यहाँ पर याद करने के लिए ऐसा समझिए कि राजा का जो स्थान होता है कैसा होता है, ऊंचा होता है ना, राजा का स्थान ऊंचा होता है, ऊंचा फॉर 49, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजस्थान की स्थापना कब हुई है, 1949 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो था इसकी स्थापना हुई है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा इसको 24 जनवरी 1950 को दिया गया है। वैसे आपको 1 अप्रैल 1937 के बारे में पता ही होगा कि अंग्रेजों ने आगरा और अवध नामक 2 प्रांतों को मिलाकर एक प्रांत बना दिया था। ठीक है, बाद में उसको क्या बोला जाता था, संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस, और फिर उसको बाद में नाम बदल के 1950 में यूपी मतलब उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाता है तो वो डेट कौन सी सही होती है, 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पर देखिए यूपी बोलते हैं, यूपी को याद करने के लिए इप्पी कर लेते हैं। इप्पी नूडल की बात तो आपको पता है, इप्पी जो होती है बच्चों को बहुत पसंद होती है, बच्चा फॉर 50 50 50, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है, 1950 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब प्रांत की। तो ये तो आपको पता है कि बाद में पंजाब राज्य के नाम से जाना जाने लगा, तो ये डेट तो पूछी नहीं जाती है, तो यहाँ पर कोई भी डेट याद करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ बम्बई प्रेसिडेंसी की भी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में ये महाराष्ट्र बन गया था, तो हम लोगों ने याद किया था कि 1 मई 1960 को स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये दोनों भी क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो कर्नाटक में शब्द लिखा हुआ है कर नॉट, मतलब टैक्स नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है छिपा रहा है, तो छिपाना फॉर 56। तो याद रखिएगा कर्नाटक की स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को। तो 50 में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है शब्द, बच्चा यानी बच्चा, बच्चा शब्द आपको मिल जाएगा। और बच्चों के तालीम से संबंधित सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, जिससे कि हर व्यक्ति या फिर ऐसा समझिए कि हर बच्चा क्या हो, शिक्षित हो। ठीक है, तो बच्चों से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है सरकार, अधिकार में शामिल कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा 21 का है, ठीक है, अनुच्छेद, और अनुच्छेद 45, ये सब चीज़ें। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तमिलनाडु की स्थापना कब हुई है, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ये वाली जो डेट है अब नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की। तो जो बिहार है उसकी स्थापना वैसे 22 मार्च 1912 को हुई थी, लेकिन इसको पूर्ण राज्य की अगर दर्जा की बात करें कि बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो वो दिया गया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बिहार को कब दिया गया है, 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर देखिए बिहार में शब्द लिखा हुआ है विहार, यानी हारने की बात। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हार को सहन नहीं कर पाते, यानी ऐसा कह सकते हैं ना कि हार कोई भी व्यक्ति नहीं पचा पाता है। ठीक है, हार हमेशा खलती है और जीत हर व्यक्ति पचा लेता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिहार की स्थापना कब हुई है, 1950 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर देखिए पक्षी और बंगला शब्द लिखा हुआ है। तो पक्षी अपने बंगले में क्यों आएंगे, तो जाहिर सी बात है थक गए होंगे तो सुस्ताने आएंगे, सुस्ताना फॉर 47 यानी 1947। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई है, 1947 में। ठीक है, इसके बाद 2 और पॉइंट बचते हैं। एक है असम। असम जो है 1 अप्रैल 1912 को एक प्रांत के रूप में सामने आया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और दूसरा है ओडिशा। ये 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ था प्रांत के रूप में, और बाद में 26 जनवरी 1950 को यह भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुआ। तो इनकी मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है, आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, बाकी सभी चीज़ों को हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपसे ये डेट नहीं पूछी जाती है तो फिर दूसरी डेट आपके सामने ऑप्शन में होगी, वो होगी 1 नवंबर 1956, क्योंकि इस समय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, गठन नहीं बल्कि पुनर्गठन, दोबारा से गठन किया गया था भाषाई आधार पर। तो वो वाली अगर डेट आपके सामने होगी, ये वाली नहीं होगी तब। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप 100% क्लियर कर लोगे। अब हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो सिक्किम था वो भारत में शामिल होने वाला अंतिम राज्य था,
1975 में ये भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुआ। यहाँ के अंतिम शासक थे चोंग्याल, जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद सिक्किम भारतीय राज्य बन गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले भारत आए थे और सबसे लास्ट में गए। कब गए तो आपको पता है, गोवा और दमन द्वीप के बारे में। ठीक है, तो गोवा और दमन द्वीप में जब भारत ने कब्जा किया 1961 में, तब पुर्तगाली छोड़ के गए। ये जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि 1947 में आज़ादी हमसे किनसे मिली थी? अंग्रेजों से, ना कि पुर्तगालियों और फ्रांस वालों से। ठीक है, फ्रांस से कब आज़ादी मिली? तो 1954 में फ्रांस ने पांडुचेरी को भारत के सुपुर्द कर दिया गया था। उस समय पांडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम ये फ्रांस के कब्जे में थे। बाद में इनको इकट्ठा करके पांडुचेरी बना दिया गया। इनके संदर्भ में याद रखिएगा कि जो पांडुचेरी है उसका विस्तार आंध्र प्रदेश में यनम पर, ठीक है, और तमिलनाडु में कराईकल, केरल के पास माहे जो है, यहाँ तक इसका विस्तार है।